मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 13 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसी के साथ इसके मुख्य कॉन्सेप्ट्स जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा मॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस इत्यादि के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। देखिए, जब भी हम इस तरीके के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, यह बहुत सारी लैंग्वेजेस में जैसे कि जावा, C++ इत्यादि लैंग्वेजेस में हम इसे उपयोग में लेते हैं। इसी के साथ इसका इस्तेमाल और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में किया जाता है और ज़्यादातर इसका जो उपयोग है वह डेटा एल्गोरिथम्स में या किसी भी तरीके की एल्गोरिथम को बनाने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। अब देखिए, जो ऊप्स होता है यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बेस्ड होती है। यानी कि ये दो तरीक़ों से ही हम पूरा ऊप्स का कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड होता है। अब देखिए, बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ये प्रोसीजनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो वीकनेसेस थी, यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप हमें कोई प्रोग्राम लिखना पड़ता था, इसी के साथ बहुत रिपीटेटिव वे में अगर कोई डेटा या किसी एक्शन हो रहा है तो उसके लिए भी हमें रिपीटेटिव वे में उस प्रोग्राम को लिखना होता था। तो ये सारी वीकनेसेस हटाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सहारा लिया, जिसमें जो भी डेटा लिखा जाता है वह आसानी से चेंज भी किया जा सकता है और इसी में आसानी से डेटा का और एडिशन भी किया जा सकता है। अब देखिए, ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़कर इनको हल करती है। यानी कि एक बिग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेती है। इस तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कार्य करती है। अब देखिए, इसे हम एक चित्र से भी समझेंगे। तो ये तो है हमारी प्रोसीजनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सॉल्व करने का तरीका, यानी कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये सभी उपयोग लेते हैं, जिससे हमारी डेटा की सिक्योरिटी बढ़ती है। इसी के साथ हमें कोई डेटा अगर रीयूज़ करना है तो इसका भी हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सब कार्य करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट किया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसके क्या क्या मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इनके देखिए 6 मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्ट्स, फिर है क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यह एक रियल वर्ल्ड एंटिटी कहलाती है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए, रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या क्या होती है, जैसे कोई कुर्सी हो गई, पेन हो गया, टेबल हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, ये सभी क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपकी जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वह प्रोग्राम से क्लास का एक उदाहरण होता है। किसी भी प्रोग्राम में अगर हम कोई क्लास बनाते हैं तो एक उसका उदाहरण होता है। तो जैसे अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे, तो देखिए काफ़ी सारी कार्स होती है, लेकिन एक क्या है, कार की क्लास बना दी है। अब देखिए, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी निसान कार है, मर्सिडीज़ कार है, टेस्ला है, फोर्ड है, ये सभी क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी कि कार के ये सारे ही उदाहरण हैं, तो ये सब क्या हो गए, इसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। लेकिन कार जो है वह क्या है, यहाँ पे क्लास है और इसके जितने भी उदाहरण हो जाएंगे वह सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वह किसी क्लास का इंस्टेंस होता है, मतलब कि उदाहरण होता है, और जो कि वेरिएबल के स्थान पर वास्तविक वैल्यू को कंटेन करता है। अब देखिए, यहाँ पे इसने वास्तविक वैल्यू क्या क्या कंटेन कर रखी है, मर्सिडीज़ कंटेन कर रखी है, या फोर्ड कंटेन कर रखी है, इसी तरीके से टेस्ला कंटेन कर रखी है। तो ये सब क्या है, कारों के नाम हैं और जिसको ये एज एन उदाहरण के रूप में यूज़ कर रहा है। तो देखिए, इस तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट्स की हमने बात की। अब बात कर लेते हैं क्लासेस की। तो जब भी हम क्लासेस की बात करते हैं, यह एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, यानी कि यूज़र के द्वारा बताया जाता है, उसी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें कोई ना कोई डेटा मेंबर्स और डेटा मेंबर फंक्शंस होते हैं, जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने और उनको उपयोग में लिए जाते हैं।
यानी कि अभी जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे कार के, वह सब ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, जो भी क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं या डेटा मेंबर्स होते हैं, इन सभी का एक्सेस कौन कर सकता है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम क्लास बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले तो क्लास का हम नेम डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद क्लास के फंक्शंस बनाते हैं। अब देखिए, क्लास का नाम जब भी आप कोई क्लास बनाएंगे, जैसे अभी हमने कार की क्लास बनाई थी, तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या था, यहाँ पे क्लास करके यहाँ पे कार का नेम डाल देंगे। इसी तरीके से इसके वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स में हम व्हील्स डाल सकते हैं, या इसके स्टीयरिंग डाल सकते हैं, या फिर कोई विंडो डाल सकते हैं। तो ये सभी आपके वेरिएबल्स हो गए। अब फंक्शन कौन कौन से होते हैं, कार के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि चलना, स्पीड लेना, और इसी तरीके से आप उसमें बैठ के कोई टीवी भी देख सकते हैं। तो ये सब क्या काम करते हैं, ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं। तो ये सभी कार्य जो कार द्वारा किए जाते हैं, वह सब फंक्शंस में डिक्लेयर किए जाएंगे। इसके अलावा जो कार के फीचर्स होते हैं, जैसे कि कितने व्हील्स हैं, क्या स्टीयरिंग है, किस तरीके का उसका माइलेज है, ये सब हम वेरिएबल्स में डालेंगे, और कार करके हमने यहाँ पे क्लास का नेम दे दिया। तो इस तरीके से हम कोई भी क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो क्लास होती है वह किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होती है। यानी कि जब हम इसके ब्लूप्रिंट की बात कर रहे होते हैं, यानी कि वह कैसे दिखेगा, उसका ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, क्या क्या उसमें कंटेन होगा, वह सब आपको क्लासेस में एक बार दिखाई देने लग जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने दूसरी क्लास ली है, एम्प्लॉय करके क्लास ली है, जिसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मुकेश है, कीर्ति है, कुशल है, जॉय है, मिस्टर के है, ये सभी क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन सभी एम्प्लॉयज़ के नाम है, लेकिन ये हैं क्या, ये एम्प्लॉय है। तो ये सब एम्प्लॉय की क्लास में आ गए हैं, लेकिन ये सब क्या हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक और उदाहरण के साथ कि क्लास कैसे वर्क करती है। तो यहाँ में हमने तीसरी क्लास ली है, जो कि पर्सन के नाम से है, पर्सन करके है। अब देखिए, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जो हमने वेरिएबल्स की बात की थी, वह सब आपके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। अब देखिए, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, नेम है, एज है, जेंडर है, ऑक्यूपेशन है, यानी कि उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है, और उसका काम क्या करता है, ये सब इसके क्या हो गए, एट्रीब्यूट हो गए। लेकिन अगर इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें कि वह कौन कौन से कार्य करता है, तो वह चलता है, खाना खाता है, इसी तरीके से सोता है, काम करता है, ये सब क्या कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, एक पर्सन के द्वारा किए जाते हैं। तो जो भी कार्य किसी पर्सन के द्वारा किए जा रहा है, वह हमने फंक्शन में इंक्लूड कर लिया है, और इसी तरीके से जो इसके फीचर्स है, वह हमने वेरिएबल्स में यानी कि एट्रीब्यूट्स में इसके इंक्लूड कर लिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की, जो कि है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जब भी हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी कि यूज़र से इररिलेवेंट डिटेल्स छुपाने के लिए या हाइड करने के लिए एक प्रक्रिया यूज़ करते हैं, जिसे हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। आप देखिए, इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि जब हम अपने स्विच बोर्ड में कोई बटन को ऑन या ऑफ़ करते हैं, तो हमें तो केवल पता है कि उसको ऑन करना है या ऑफ़ करना है, लेकिन उसके पीछे क्या फंक्शन हो रहा है, कैसे वो बटन ऑफ़ हो रहा है, या कैसे वो उसके थ्रू कोई लाइट ऑफ़ हो रही है, वह हमें नहीं पता होता है। तो ये सब डिटेल्स छुपा ली जाती है। तो ये उदाहरण किसका है, आपके डेटा एब्स्ट्रैक्शन का है। तो इस तरीके से आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन काम करता है, किसी भी डिटेल को छुपाने का कार्य डेटा एब्स्ट्रैक्शन का है। देखिए, इसे एक और उदाहरण से समझेंगे। जब आप कोई बैंक में फॉर्म फिल करने जाते हैं, तो बैंक वाले आपसे क्या पूछते हैं, आपका पूरा नाम पूछते हैं, आपका कोई पता पूछते हैं, आपका कोई मोबाइल नंबर है तो वह पूछेंगे, इसके साथ कोई टैक्स की इन्फॉर्मेशन है तो वह पूछेंगे। लेकिन वह आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है, फेवरेट मूवी कौन सी है, फेवरेट एक्टर कौन सा है, फेवरेट बैंड कौन सा है, ये वह आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये इनके लिए कोई रिलेवेंट डिटेल नहीं है। तो ये सब क्या है, इररिलेवेंट डिटेल्स है, जिसको हम छुपा देते हैं। जो काम की इन्फॉर्मेशन होती है वही बैंक वाले पूछते हैं। तो इससे क्या है, ये भी हमारा एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डेटा एनकैप्सुलेशन। तो जब भी हम एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे डेटा और जो फंक्शन होता है उसको संयोजित करके एक यूनिट में संगठित करने की एक प्रक्रिया होती है।
यानी कि दो तरीके की चीज़ें एक यूनिट में डाली जाती है। पहला तो है डेटा, दूसरा है फंक्शन। अब देखिए जो डेटा है उसको डायरेक्ट एक्सेस तो हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें क्लास के फंक्शन के द्वारा हम उस डेटा को एक्सेस करते हैं। अब देखिए जब भी आप कोई फंक्शन बना रहे हैं जैसे वॉक, स्लीप, ये सारे आपके फंक्शन होते हैं, इनके थ्रू ही आप कोई डेटा इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एनकैप्सुलेशन है, एक कैप्सूल जैसा आपको दिख रहा होगा जिसमें कुछ मैथड्स हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं। अब देखिए जो वेरिएबल्स होते हैं इनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप किसका उपयोग करते हैं, इस मेथड्स का उपयोग करते हैं। ये मेथड्स आपके फंक्शंस हो गए हैं और ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपका डेटा है। अब देखिए जो एनकैप्सुलेशन है उसमें डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये कैप्सूल के कवर में है और इस कवर में जब हमें इस वेरिएबल को, इस डेटा को एक्सेस करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे, इस मेथड्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो ये क्या हो गए, हमारे फंक्शन होते हैं। तो इससे जब ये जो वेरिएबल्स हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होते हैं इनका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सुरक्षित और सिक्योर होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मॉड्यूलरिटी। तो जब भी हम मॉड्यूलरिटी की बात करते हैं, ये एक तरीका होता है जो सिस्टम को छोटे पार्ट्स में विभाजित करता है। यानी कि एक बड़े सिस्टम को छोटे छोटे भागों में आप अगर डिवाइड करते हैं तो वह क्या बन जाते हैं, आपके मॉड्यूल्स बन जाते हैं। और इन मॉड्यूल्स को इंटरडिपेंडेंट तरीके से क्रिएट किया जाता है, जिससे उसके बाद में उसे अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। अब जैसे हमने कोई मैथमेटिक्स के फंक्शन बना रहे हैं, ऐड, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो ये सब क्या है, अलग अलग फंक्शंस है। आप इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबरों को ऐड करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अब जैसे आपका ऐड का फंक्शन है, वह ऐड का फंक्शन हर तरीके के नंबर को ऐड कर सकता है। ये 16 + 17 को भी ऐड कर सकता है। इसी तरीके से 19 + 16.5 को भी ऐड कर सकता है। 21.47 से लेकर 22.36 को भी ऐड कर सकता है। तो देखिए ये नॉर्मल नंबर से लेकर दशमलव वाले नंबरों को भी ऐड कर रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत हो रहा है, ये सब आपके मॉड्यूलरिटी के अंतर्गत हो रहा है, जो एक बड़े सिस्टम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और उनको अलग अलग तरीके से इंटरडिपेंडेंसी से काम करवाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इनहेरिटेंस। तो जब भी हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे होते हैं, यानी कि आनुवंशिकता की बात कर रहे होते हैं, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के सभी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को प्राप्त करता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने पेरेंट्स की कोई ना कोई बिहेवियर या प्रॉपर्टीज़ को प्राप्त करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि कई लोगों की अपने पेरेंट्स जैसी आइज़ होती है या नोज़ होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बिहेवियर की, तो कई लोग बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह कोई ना कोई कार्य करते हैं, जैसे कि खाना है या सोना है या फिर कहीं गार्डनिंग करना है। ये सभी कार्य किन से इनहेरिट हुए होते हैं, उनके पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिट हुए होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, इनहेरिटेंस के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये कोड पुनः उपयोग के लिए हम सुविधा प्रदान करता है, यानी कि जब भी हम इनहेरिटेंस लेते हैं, यानी कि उसको हमें बार बार नहीं लिखना होता है, वह रीयूज़ के कारण, यानी कि पुनः उपयोग करने के कारण हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए यहाँ पे दो पेरेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस बच्चे की ये पेरेंट है। अब ये बच्चा जो है, इसने जो भी आदतें सीखी है या जो भी इसमें फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इसकी आइज़ हो, चाहे इसकी नोज़ हो, ये सब किससे रिलेट कर रहे हैं, इसके पेरेंट्स से रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से इसके जो फंक्शंस होंगे, यानी कि जो ये कार्य करता होगा, वह भी इसके पेरेंट्स से ही इसको इनहेरिट हो रहे होंगे। अब देखिए जो एक क्लास होती है वह दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इनहेरिट कर लेती है और इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पे दो क्लासेस बनेगी, एक तो पेरेंट क्लास, दूसरी चाइल्ड क्लास। अब जो चाइल्ड क्लास है वो क्या करेगी, पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी मेथड्स है, उन सभी को एक्सेस करने का कार्य करती है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। तो जब भी हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म्स, यानी कि बहुत सारे तरीके के फॉर्म्स यहाँ पे बन रहे होते हैं, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो देखिए इसमें एक काम को दो भिन्न तरीक़ों से किया जा सकता है, इस तरीके से ये पॉलीमॉर्फिज्म डिफाइन होता है। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है कि जो दो नंबर्स होते हैं अगर उन्हें ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए अब इनको ये ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 हो जाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, दो लेटर्स को ऐड करना है, A + B, तो A + B यहाँ पे
कुछ नहीं होगा, एक के बाद दूसरा लेटर लिख दिया, यानी कि एक ही कार्य कर रहे हैं, दोनों में एडिशन ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एडिशन करके 1 + 2 करके हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे a + b कर रहे हैं तो a के पीछे b लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 के आगे 2 नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे a के आगे b लिख रहे हैं। तो काम तो एक जैसा कर रहे हैं कि एडिशन कर रहे हैं, लेकिन दोनों को काम करने के तरीके बिल्कुल भिन्न हो गए हैं, बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि एक ये आदमी है, ये आदमी अलग अलग तरीके के रोल्स परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे वर्किंग का रोल परफॉर्म कर रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे ये फादर का रोल परफॉर्म कर रहा है, यहाँ ये हस्बैंड का रोल परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ ये शॉपिंग का रोल परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से एक आदमी बहुत सारे कार्य कर सकता है। इसी तरीके से एक कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम बहुत अलग अलग यूज़ में लिए जाते हैं, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है ऊप्स के लाभ, ऊप्स के क्या क्या फ़ायदे हैं कि हम ये जो प्रोसीजनल ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है उसको छोड़ के हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को यूज़ करने लग गए। तो देखिए जब हम ऊप्स की बात करते हैं, इसमें प्रोग्रामर, डिज़ाइनर और यूज़र दोनों को ही कई फ़ायदे होते हैं। क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पहली बात तो सॉफ्टवेयर की जो गुणवत्ता होती है वह बढ़ने लगती है, और उसके साथ जो इसका विकास होता है वह भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब देखिए सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्याओं को आसानी से मैनेज कर लेता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हो रहा है या कोई पर्टिकुलर पार्ट इसका अपग्रेड हो रहा है, तो उसी ऑब्जेक्ट में आपको चेंज करने की ज़रूरत है, पूरे सॉफ्टवेयर को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर बात करें तो इसमें प्रोग्रामों को भागों को अपग्रेड किया जा सकता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को हम इसमें अपग्रेड कर पा रहे हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है, तो जब हम छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो उनको ईजिली मेंटेन करना, उसको अपग्रेड करना भी हमें ईजी हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बनाए गए ऑब्जेक्ट्स को अन्य प्रोग्रामों द्वारा उपयोग में लिया जाता है, यानी कि आप किसी एक प्रोग्राम में कोई एडिशन का फंक्शन बना रहे हैं, वह किसी और प्रोग्राम द्वारा भी यूज़ किया जा रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? वह सब आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। अब देखिए जो ऊप्स है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसको कई क्षेत्रों में हम यूज़ कर रहे हैं। इनको विंडोज़ और वर्ड आधारित सिस्टम में ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि MS विंडोज़ हो गई, आपकी X विंडोज़ हो गई, ये सभी इनमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट उपयोग में ले रहे हैं। अब देखिए जो एप्लीकेशन है ये कौन कौन सी है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहली तो है मल्टीपल यूजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत सारे उपयोग में लेने वाले जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन जहाँ एक जैसे डेटा स्ट्रक्चर का बहुत बार उपयोग लिया जाता है, वहाँ हम इसका उपयोग कर रहे हैं। इसी के साथ मल्टी प्रोग्रामिंग्स में, यानी कि मल्टी प्रोग्राम्स में भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे एक जैसा डेटा बहुत सारे प्रोग्राम्स में होता है, जहाँ एक ऑपरेशन अलग अलग प्रोग्रामों में लिखा जाता है और अलग अलग प्रोग्रामों में उपयोग किया जाता है, वहाँ पे भी हम ऊप्स का उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा आज के वीडियो में हमने ऊप्स क्या होता है, ऊप्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, डेटा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।